सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपने सीए क्यों चूज किया। क्या आप मुझे स्क्रीन पर आंसर लिख के एक्नॉलेज करेंगे कि आपने सीए फील्ड जो है वो क्यों चूज किया? क्या आपका रीजन था कि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की फील्ड जो है एज अ करियर चूज की? ओके, मेरे को आंसर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। अकाउंट्स आपको बहुत पसंद है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अगर आप सीए बन जाओगे तो अकाउंट्स आप बनाओगे? मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मास्टर इन माय स्ट्रीम, ओके ग्रेट। अकाउंट्स में इंटरेस्ट है, तो वही चीज मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो अकाउंट्स बनाने का काम आपका रहेगा। पैसे कमाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। ओके, अकाउंट्स आप नहीं बनाओगे, चलो ग्रेट। चलो, बहुत अच्छी बात आपने कही है कि आपको ये पता है कि अकाउंट्स जो है वो आप नहीं बनाओगे। तो अकाउंट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो बेसिकली आपका काम क्या रहेगा? आपको अकाउंट्स क्यों पढ़ाया जाता है? आप अकाउंट्स चेक करोगे, ग्रेट। बहुत यहाँ पे जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी माइंड वाले। अक्सर ये होता है कि मैं जब भी सीए फाउंडेशन के बैच में जाती हूँ और मैं क्वेश्चन करती हूँ तो मैक्सिमम लोग ये कहते हैं अरे हम अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। तो सीए जो है वो अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल चलो सारी चीज़ें एक साइड रखो, मुझे ही बताओ कि आप में से कई लोगों ने कभी कोई बदमाशी की होगी या घर में आपने कभी बताया नहीं होगा, मूवी देखने गए होंगे और कोई बदमाशी की होगी और आपके भाई बहनों ने आपको जो है पकड़ लिया होगा बदमाशी करते हुए। तो रीजन आप बता सकते हो कि क्यों ऐसा हुआ? एम आई ऑडिबल? ओके ओके ग्रेट। चलिए, तो आप कभी मेरे को बता सकते हैं कि जब आपके भाई बहनों ने आपको पकड़ लिया बदमाशी करते हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि रीजन क्या हो सकता है? बहुत तेजी से चैट चल रही है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं यहाँ, मेरे को बहुत सारी चैट दिख रही है। ओके ओके ओके, तो कभी आपने सोचा है क्या रीजन हो सकता है? रीजन डियर ये है कि हम बड़े भाई बहन छोटे भाई बहनों को इसलिए पकड़ लेते हैं क्योंकि हमने भी वही बदमाशी अपने टाइम पे की होती है। तो बेसिकली ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको ये जो भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, अकाउंट्स आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि आप जब भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई गलती अकाउंट्स में किया हो, किसी ने फ्रॉड किया हो, तो आप उसको पकड़ पाओ ऑडिटिंग के थ्रू। ऑडिट का मतलब होता है वेरीफाई करना। तो जनरली जब आप उस चीज में एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको इतनी सारी अकाउंट्स क्यों पढ़ाई जाती है? आपको अकाउंट्स इसलिए नहीं पढ़ाई जाती है कि आपको कॉर्पोरेट का अकाउंट जो है वो बनाना है। आपको अकाउंट्स इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि आप जब तक खेलोगे नहीं, उस पर बहुत एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे, तब तक वहां पर जो भी चीजें हैं, जो भी फ्रॉड हैं, वो आप कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। दैट्स वाई आपको अकाउंट्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है सीए के कोर्स में, इसलिए नहीं कि आप जाके अकाउंट्स जो है बनाओगे। आप अकाउंट्स बनाने लगे डियर तो एमकॉम बीकॉम वाले क्या करेंगे? राइट, तो आपने तो उनके पेट पे लात मार दी। राइट, तो आपको अकाउंट्स नहीं बनाना है, अकाउंट्स वो बनाएंगे, आपको चीजों को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले सीए, सीए क्यों? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों के बहुत सारे टीचर्स ने आज तक काउंसलिंग की होगी, बेटा अगर न्यूमेरिकल अच्छा है तो सीए कर लो, अकाउंट्स अच्छा है तो सीए कर लो, थ्योरी अच्छी है तो सीएस कर लो। राइट, क्योंकि हम लोग कॉमर्स ब्रीड वालों की फील्ड में सीए, सीएस, सीएमए या मैनेजमेंट की हम बात करें तो बहुत सारी फील्ड्स रहती हैं। तो आई होप कि कई लोगों की ये काउंसलिंग होगी या किसी के भाई बहन होंगे इस प्रोफेशनल फील्ड में, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है आप भी इस फील्ड में आ जाओ।
तो यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए तो आईसीआई के आगे भी मैंने माथा टेका हुआ है। आईसीआई भी मेरे लिए मंदिर है, आईसीएसआई भी मेरे लिए मंदिर रहा है, और इवन आईसीएमआई इंस्टीट्यूट की बात करूं तो वो भी मेरे लिए मंदिर रहा है। मैंने तीनों ही जगह जो है माथा टेका है। तो मैं किसी इंस्टीट्यूट को या किसी कोर्स को ये नहीं बोलूँगी कि ये कोर्स अच्छा है या बुरा है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सीए की बात करें तो आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपको अकाउंट्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो बेसिकली आप मुझे बताओगे कि चलो अकाउंट्स की बात तो हो गई, क्यों ऑडिट करता है? क्या केवल सीए ऑडिट ही करता है और कोई काम नहीं है? ऑडिट के अलावा और क्या करता है? एक्चुअल प्रोफाइल एक सीए का क्या है? या आपको अपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या मालूम है? आईसीआई जो बना था वो कब बना था, किस ईयर में बना था? अगर मैं आईसीआई इंस्टीट्यूट के बारे में बात करूं, मेरे को आज पूरी क्लास में ओरिएंटेशन देना है, सब्जेक्ट के बारे में बताना है। जल्दी आंसर देते जाओ चैट करके। आईसीआई कब बना था, क्यों बना था, किसी को आइडिया? लॉ कंसल्टेंसी, फाइलिंग टैक्स रिटर्न, ग्रेट। 1949, राइट डियर। आईसीआई इंस्टीट्यूट जो आया था वो 1949 में आया था। सबसे पुराना इंस्टीट्यूट अगर मैं कहूँ ये है, राइट। तो 1949 में ये एक स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है, यानी कि आईसीआई का अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट है, और ये खुद को आईसीआई इंस्टीट्यूट जो है गवर्न करता है। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, काफ़ी पुराना है। धीरे धीरे अगर आप इसकी हिस्ट्री देखेंगे, आज की डेट में आईसीआई का जो पेपर हमारा कंडक्ट होता है, सीए का पेपर, ये हमारे इंडिया के टफेस्ट एग्ज़ाम्स में माना जाता है। और कॉमर्स में ऑब्वियस सी बात है, अगर हम बात करें तो सीए का कोर्स हमारा सबसे ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर चलिए आपको एक आइडिया है कि सीए आपने क्यों ज्वाइन किया। बहुत सारे लोगों को यहाँ जैसे स्क्रीन पे मेरे चैट आ रही है, उससे मुझे आइडिया लग रहा है कि आपने पूरी गूगल बाबा की हेल्प ले रखी है, अच्छे से आरएनडी की है, उसके बाद आप जो है यहाँ पर आ रहे हो। चलो इसके बाद हम बात करते हैं कि स्टोरी की, देखते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो हमारी स्टोरी में एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है, राइट। मे भी कुछ पुराने स्टूडेंट्स होंगे, उन्होंने ऑलरेडी सुनी भी होगी। अगर यहाँ होंगे मेरे पहले के स्टूडेंट्स तो उन्होंने स्टोरी सुनी भी होगी। एक बड़ी सी जॉइंट फैमिली है, उस फैमिली के बच्चे हैं आप लोग जैसे, और दो बच्चे हैं, दोनों का नाम है चुन्नू मुन्नू, ऑलराइट। और दोनों ही बहुत बदमाश रहे थे, पढ़ते लिखते नहीं थे। तो घर वालों ने क्या किया, हाँ जी चुन्नू मुन्नू वाली स्टोरी मैं सुना रही हूँ। तो दो घर वालों ने क्या किया, दोनों को बाहर जो है कर दिया, दोनों को बाहर कर दिया, घर से बाहर भेज दिया पढ़ने के लिए, हॉस्टल पे भेज दिया। हेड ऑफ द फैमिली है हमारे, हेड ऑफ द फैमिली है, राइट। और जो है दादाजी, और दादाजी का नाम है मानिक चंद अग्रवाल। आपको लग रहा होगा मैम ने तो जातिवाद स्टार्ट कर दिया, अपना ही सरनेम के हिसाब से कर लिया। चलो अभी देखते हैं इनका नाम ऐसा क्यों है, राइट। तो यहाँ पे अब हिताशी जरा बाकियों को भी ना थोड़ा सा मज़ा लेने दो, तुम तो सुन चुकी हो, थोड़ा सा शांत रहो तो ज़्यादा बेटर है चैट में, राइट। तो हाँ, तो दादाजी विथ छड़ी, राइट हिताशी, थोड़ा सा मज़ा लेने दो, आई नो यू नो स्टोरी। तो मानिक चंद अग्रवाल हमारे हेड ऑफ द फैमिली है, दादाजी है, दादाजी के हाथ में है छड़ी, और उनका एक और फेवरेट पोता है जिसका नाम है कृष्णा। कृष्णा बचपन से ही थोड़ा सा सीधा, अच्छा, हम लोग जैसा स्वीट सा है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देता है। तो ये
फैमिली के साथ रहता है, दादाजी की गोद में खेला खाया बड़ा हुआ है। चुन्नू मुन्नू जाते हैं बाहर, हॉस्टल में रहते हैं, फिर एमबीए वगैरह कर कर बाहर से आते हैं, तो उनके दिमाग में है एक आइडिया, उनके दिमाग में एक आइडिया, और उस आइडिया के लिए वो एक पब्लिक लिमिटेड बनाना चाहते हैं, एक कंपनी जो है वो बनाना चाहते हैं। तो मुझे आप बताओ, सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए क्या चाहिए? कंपनी बनाने के लिए आप अगर सपोज आपको घर से बाहर भेज दिया जाता, जितने हमारे यहाँ नालायक बच्चे हैं जो थोड़ा सा कम पढ़ते हैं राइट, चलो अगर आपको बाहर भेज दिया जाता, तो आपके दिमाग में आइडिया होता कि बहुत अच्छा आइडिया है भाई, एकदम यूनिक आइडिया है, अभी तक किसी ने किया नहीं है, और अब हम जो है इस पे काम करेंगे और कंपनी बनाएंगे। तो कोई भी कंपनी बनाने के लिए, कोई भी बिजनेस बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? बेटा मेंबर्स में तो चुन्नू मुन्नू काम करने के लिए तैयार है, मैं भी आज की डेट में काम करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास भी आज की डेट में एमएसएमई में बहुत सारे आइडिया है। राइट राइट माधवी, कैपिटल की जरूरत होती है, आइडिया तो है, अब किसकी जरूरत है? पैसे की। फाइनेंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है राइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर किसकी जरूरत पड़ती है? फाइनेंस की। और मनी के लिए आप जनरली किसकी ओर देखते हो? मनी के लिए आप किसकी ओर देखते हो? फैमिली वालों की ओर। अब होता क्या है कि फैमिली वाले तो आपको बचपन से नालायक देख रहे हैं राइट, तो वो तो मना कर देते हैं, भाई हम पैसे नहीं देंगे। अब चुन्नू मुन्नू के पास क्या, घर वालों ने तो मना कर दिया, मुंह मोड़ लिया, ठीक है, तुम तो डरे बचपन से नालायक, हमारा पैसा जो है डुबवा दोगे, तो घर वालों ने तो मना कर दिया। अब चुन्नू मुन्नू के पास क्या आइडिया? अब चुन्नू मुन्नू के पास आइडिया है कि वो जाते हैं दादाजी के पास, हेड ऑफ द फैमिली। अब दादाजी की बात भी उनको समझ में नहीं आती है, अब क्या करें? दादाजी अपना खड़ी बोली टाइप, दादाजी की पुरानी लैंग्वेज उनको समझ में नहीं आती है, वो वापस चले जाते हैं बड़े दुखी, मुंह लटकाए हुए कि हम तो यहाँ पे जो है एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे। कैपिटल की जरूरत है डियर, फाइनेंस की जरूरत है, बैंक की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आप बैंक से भी फाइनेंस कराओगे ना, तो कम से कम 10 और 20% कुछ इन्वेस्टमेंट आपकी जेब में होना चाहिए राइट। तो वो उनको याद आती है अपने बचपन के भाई कृष्णा की। कृष्णा से बात करते हैं, कृष्णा भाई हमारी हेल्प करो। अगर हेड ऑफ द फैमिली यानी दादाजी मान गए और दादाजी का हाथ हमारे सर पे आ गया, तो हमें बहुत सपोर्ट मिल जाएगा। तो कृष्णा जाता है दादाजी के पास चुन्नू मुन्नू को लेकर। दादाजी की लैंग्वेज जो चुन्नू मुन्नू को नहीं समझ में आ रही थी, वो चुन्नू मुन्नू को बताता है, चुन्नू मुन्नू की बात दादाजी को बताता है। दादाजी कहते हैं ठीक है बेटा, मैं लगवा दूंगा फैमिली वालों से कहकर तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट, पूरा इन्वेस्टमेंट मैं तुम्हारे बिजनेस में लगा दूंगा राइट, लेकिन लगा दूंगा और लगवा दूंगा, लेकिन याद रखना मेरे हाथ में है छड़ी में है बहुत पावर, और अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो ये छड़ी जो है वो तुम्हें पड़ेगी। और यहाँ पर जब दादाजी का हाथ चुन्नू मुन्नू के सर पे हो जाता है, तो यहाँ पे जो फैमिली वाले हैं वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे बिजनेस में थोड़ा थोड़ा जो है कंट्रीब्यूशन कर देते हैं, शेयर में कंट्रीब्यूशन कर लेते हैं, हम जो भी टोटल कैपिटल है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में जो है तुमको प्रोवाइड कर देते हैं राइट। तो ये अभी तो कहानी मैंने यहीं पे सुनाई है, अभी मैं इसको अकाउंट से लिंक नहीं कर रही हूँ, अदरवाइज मैं इस कहानी को शेयर कैपिटल से भी लिंक करती हूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जान चुके होंगे कि ये जो फैमिली है ये हमारी कौन है? पब्लिक, क्योंकि पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं तो पब्लिक ने पैसा लगाया हुआ है। पब्लिक पैसा तभी लगाती है जब दादाजी का हाथ सर पे होता है। और दादाजी हमारे क्या है? दादाजी का हाथ सर पे होने का मतलब क्या है? दादाजी हमारे कौन है? दादाजी हैं, जैसा कि मैंने नाम लिखा था, मानिक चंद्र अग्रवाल, यानी कि MCA, यानी कि दादाजी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपनी पे कंट्रोल रहता है
डियर, यहाँ पे क्वेश्चन आया, इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स में क्या डिफरेंस है? डियर, ये आप अकाउंट्स में देखिएगा। इन्वेस्टर में वैसे मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही, इन्वेस्टर में शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स सब आ जाते हैं, जिन्होंने लोन दिया है, जिन्होंने जो ओनर हैं और लैंडर्स हैं, दोनों आ जाते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स में केवल ओनरशिप की बात होती है। खैर मैं यहाँ अकाउंट्स नहीं पढ़ा रही हूँ, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है जो कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो पब्लिक तो डियर तभी पैसा लगाएगी ना किसी कंपनी पे जब जब गवर्नमेंट का हाथ जो है सर पे होगा, यानी कि गवर्नमेंट ने जो रूल्स रेगुलेशंस लॉ बना रखे हैं। मैंने कहा दादाजी के हाथ में है छड़ी, यानी इस छड़ी में है बहुत पावर। आप सोचिए, अगर आप कंपनी बनाने चलेंगे तो आपके ऊपर कौन कौन से एक्ट लग जाएंगे। खैर, एक्ट लगने के पहले मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी। दादाजी हो गए आपके, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फैमिली पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रही है। चुन्नू मुन्नू आपके क्या हो गए? प्रमोटर्स हो गए। कंपनी के केस में जिनका आइडिया रहता है उनको हम क्या बोलते हैं? प्रमोटर्स रह रहे हैं। और कृष्णा ने क्यों अवतार लिया? कृष्णा कौन है हमारा? कृष्णा हमारा प्रोफेशनल है। कृष्णा हमारा प्रोफेशनल है। ये सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर कुछ भी हो सकता है, राइट। इसने अवतार इसलिए लिया है। एक बात मैंने आपको बोली थी कि यहाँ पर जो कृष्णा है, कृष्णा ने दादाजी की लैंग्वेज जो है वो चुन्नू मुन्नू को समझाई, चुन्नू मुन्नू की बात दादाजी को समझाई। मुझे बताओ डियर, लॉ अगर इतने इजी लैंग्वेज में लिखा होता तो चुन्नू मुन्नू को कृष्णा की क्या जरूरत थी? हम प्रोफेशनल्स की क्या जरूरत थी? हम प्रोफेशनल्स की जरूरत यहाँ पर क्यों पड़ती है? इसलिए पड़ती है ताकि हम लॉ को समझा सके। हर एक चीज यहाँ पे लॉ, आप अकाउंट्स की भी बात करोगे ना, इंड एस लग जाता है, राइट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही अकाउंट्स जो है प्रिपेयर होने चाहिए। अकाउंट्स की बात करें, कंपनी अकाउंट्स की बात करें, वहां पे कंपनी लॉ आ जाता है। तो एक लॉ, हम सीए की फील्ड में मैक्सिमम चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन, चाहे हम ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, चाहे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करें, हर चीज जो है डिफाइन लॉ है यहाँ पर, राइट। तो अगर आप कंपनी बनाने चल रहे हैं, अब आप सोचिए दादाजी की छड़ी में है ताकत, अब छड़ी की ताकत देखिए। कंपनी बनाने चल रहे हैं, कंपनी से एक्ट लग जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लगेगा। पब्लिक से आप फंड उठा रहे हो, यहाँ पे मैंने कहा छोटे छोटे अमाउंट में लोग इन्वेस्ट कर देंगे, यानी कि पब्लिक आपके शेयर्स खरीद लेगी, शेयर्स बाय कर लेगी। शेयर कैपिटल के थ्रू आप जो है फंड जो है आप वो इकट्ठा कर रहे हो। तो जब आप पब्लिक से फंड रेज करते हो तो मर्चेंट बैंकर से, प्रोफेशनल से, बहुत सारी चीजें होती हैं जब आप पब्लिक से जो है फंड रेज करते हो, राइट। तो यहाँ पे कंपनीज एक्ट की जरूरत है। फिर उसके बाद पब्लिक से फंड रेज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है शेयर मार्केट से करोगे। शेयर मार्केट के ऊपर किसका कंट्रोल रहता है? सेबी का रहता है। यहाँ पे एक आ रही है, क्वेरी आ रही है कि क्लास स्टॉक, सेबी जो है मार्केट पे कंट्रोल करता है, तो सेबी एक्ट लग गया। अब आप शेयर्स में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एक्ट होता है SCRA, आप पढ़ेंगे SCRA, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ये भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, राइट। आप कोई भी कंपनी बनाएंगे, लोगों को रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, जितने भी लेबर लॉ है, बहुत सारे लेबर लॉ है, जितने भी लेबर लॉ है, ठीक है, वो सारे, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, वो सारी चीजें, सारे एक्ट जो है एप्लीकेबल हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट हो गया, सेबी एक्ट हो गया, SCRA हो गया, सारा लेबर लॉ लग गया, तो इसके अलावा भी बहुत सारे एक्ट लगते हैं, राइट। डिपेंड करता है, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी को ले जा रहे हैं तो और भी बहुत सारे क्या है एक्ट लग जाएंगे। तो यहाँ पे चुन्नू मुन्नू अपना बिजनेस करें कि इन एक्ट का ध्यान रखें कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या क्या कंप्लायंसेस करनी है, क्या करना है, ऑडिट कब होना है, अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना है, कंट्रोल कैसे करना है, इन सब के लिए किसकी जरूरत है? हम प्रोफेशनल्स की जरूरत है, राइट। तो आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि प्रोफेशनल का काम क्या होता है। यहाँ पे आपका काम केवल ऑडिट करना ही नहीं है, बहुत सारे काम होते हैं, मर्जर अमेलगमेशन होता है कंपनी का, राइट। तो टैक्स का काम होता है, टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स अलग है, इनडायरेक्ट यानी कि GST आपका अलग है, लोग अलग अलग स्पेशलाइजेशन लेते हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन में तो आपको गिने चुने लोग मिलेंगे डियर।
तो इतनी फील्ड है ना कि आप सोच नहीं सकते। और सीए वाले हमें सब पढ़ाते हैं, सब पढ़ाते हैं। राइट, मैं भी सीए फाइनलिस्ट हूँ, आई एम सीए फाइनलिस्ट। राइट, मेरा बस एक ग्रुप बचा है, वो मैंने दिया नहीं है 5-6 साल से, ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी जो है सीएस की प्रैक्टिस में मैं हूँ, कंपनी सेक्रेटरी की प्रैक्टिस में हूँ, तो मेरी टीम में ऑलरेडी जो है सीए हैं। राइट, तो ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप देखोगे ना तो सब कुछ आपको पढ़ा देते हैं, यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन बहुत बाद में जाकर जब आप सीए बन जाते हो उसके बाद अगर आप कुछ और भी पेपर्स वहाँ पे रहते हैं, आप अपने आप को और स्पेशलिस्ट बनाना चाहो, आईबीसी में स्पेशलिस्ट बनाना चाहो, आईबीसी मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया है नया 2016 में, काफ़ी समय चल रहा है, तो वो आप कर सकते हो। तो ये आपको एक आइडिया लग गया होगा कि सीए का क्या रोल है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, एक प्रोफेशनल का क्या रोल है। और आज की फर्स्ट क्लास में मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग होते हैं कहते हैं कि सीए जो है सीएस को बुरा कहता है, सीए सीए को बुरा कहता है, लॉयर सीए सीएस को कुछ नहीं समझता है। राइट, ओके ओके, वर्किंग, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर एक आपको आइडिया लग गया होगा कि सीए का क्या रोल है हमारे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। केवल आप ऑडिट तक सीमित मत रहिए, आप एडवाइजरी रोल जो है प्रोवाइड करते हैं। राइट, तो अगर मैं सीए की बात करूं तो थोड़ा सा एक मैं आपको रफली आइडिया दे रही हूँ। आपको एग्ज़ाम्स तीनों लेवल के देने पड़ेंगे, सर्टिफिकेट जो भी आपकी ट्रेनिंग होगी, आर्टिकलशिप होगी टाइम टू टाइम, वो आपको जो है देना पड़ेगा। करियर ऑप्शन में अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहले मे भी किसी को दिखाई ना दे रहा हो तो मैं बोल रही हूँ, यहाँ सबसे पहले लिखा है प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस में जा सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर जो है बन सकते हैं, क्योंकि आपका माइंड इतना डेवलप हो चुका होता है, आपको बिजनेस के बारे में चीज़ें पता लग चुकी होती है। एक चीज़ मैं आपको बताऊं, हम आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक बात मैं अपनी क्लास में ज़रूर बोलती हूँ, 95% लोगों को 5% लोग चलाते हैं। सॉरी टू से, हम सी एस 95% में है, 5% लोगों में कौन है, कौन बताएगा? 95% लोगों को 5% लोग चलाते हैं। तो उस 5% अभी आ रहे हैं प्रिया कि सी एस की सैलरी कितनी होती है, मेरे को ये बताओ कि 95% लोगों को 5% लोग चलाते हैं, उन 5% लोगों में कौन है? आई एम सॉरी टू से, हम प्रोफेशनल 95% में, 5% में टाटा, अंबानी, बिरला ये आते हैं। राइट, क्योंकि उनके पास विजन है। तो हमेशा याद रखेगा, सीएमए, एलएलबी में आप जो है, एलएलबी में आप जो है वो टेक्निकल स्किल डेवलप करते हैं। टेक्निकल समझ रहे हैं? टेक्निकल स्किल जो है वो आप यहाँ पे डेवलप करते हैं, लेकिन जिनके पास विजुअलाइजेशन की पावर होती है, जो चीज़ों को विजुअलाइज कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्किल होती है, वो आपकी एंटरप्रेन्योर के पास होती है। कॉन्सेप्चुअल स्किल, कॉन्सेप्ट होना चाहिए। राइट, कॉन्सेप्चुअल स्किल। तो आप टेक्निकल स्किल तो यहाँ पे डेवलप कर लोगे। आपको अगर 5% लोगों में जाना है तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर ध्यान देना होगा। राइट, मैक्सिमम लोग हमारी सीएस की फील्ड में आते हैं, प्रैक्टिस करने की भी हिम्मत नहीं करते हैं, मैक्सिमम जाते हैं जॉब में। राइट, तो जो अगर 5% में आना चाहते हो ना डियर, तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप की ओर जाना चाहिए। खैर, जॉब तो सबसे सिक्योर है, जो रिस्क नहीं लेते। इवन वॉजनियाक ने एक बार हमारे लिए, इंडियंस के लिए बोल भी दिया था कि बड़ी, मतलब कि हमारे इंडियंस के लिए खैर शर्म की बात है कि उसने ऐसा बोला था। उन्होंने ये बोल भी दिया था कि मैक्सिमम इंडियंस को बस सैलरी चाहिए, उसके बाद घर खरीद ले, 4 व्हीलर हो जाए और शादी कर ले, नया आइडिया नहीं सोच सकते, एंटरप्रेन्योर के तरीके से नहीं सोच सकते। बहुत बेइज्जती वाला स्टेटमेंट था, लेकिन दिया था। और प्रैक्टिकली भी देखोगे लोग रिस्क लेने से डरते हैं। तो जॉब सबसे सेफेस्ट होता है। खैर, हम सीए करने के बाद हम तीनों चीज़ पे जो है जा सकते हैं। जॉब में क्या क्या कर सकते हैं? टैक्स एडवाइज़र, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज़र, ऑडिटर, लेक्चरर, चीफ मैनेजर सिस्टम एडवाइज़र टू गवर्नमेंट,
राइट। प्रैक्टिस में आप ऑडिट कर सकते हो, टैक्स कंसल्टेंसी, स्टॉक ब्रोकर, प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंसल्टेंसी, इंटरनल ऑडिट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, कंपनी को वेरियस टाइप की सर्विसेज दे सकते हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम कर सकते हो, इशू हाउस ओपन कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, पोर्टफोलियो लोगों का मैनेज कर सकते हो, बिजनेस वैल्यूएशन। राइट, तो ये सारी चीजें हैं। एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप बीपीओ केपीओ अपना बना सकते हो। केपीओ होता है नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। राइट, इसके बारे में देखना। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, आर्बिट्रेटर का काम कर सकते हो। आर्बिट्रेटर के बारे में अभी आप पढ़ोगे, बहुत सारे टर्म में भी आपको नाम मालूम हो। ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर का काम कर सकते हो, कंपनी के डायरेक्टरशिप में मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंस डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रोल प्ले कर सकते हो। राइट, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के तौर पे आप बहुत सारा काम कर सकते हो। मेरा माइंड ये है, मतलब मैं तो अगर आपको एडवाइस देना चाहूँगी, हमारे टाइम पे तो हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था, हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड रखना हो। इस समय तो एमएसएमई को गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा, आपको पता ही होगा, एमएसएमई की डेफिनेशन जो है चेंज कर दी है गवर्नमेंट ने। 20 करोड़ का जो पैकेज है वो अलाउड किया है इस कोरोना के टाइम पे। राइट, तो स्टार्टअप की बात करें, सबसे अच्छा यूएसपी अगर मैं बोलूं, राइट, अगर मैं बोलूं तो यूएसपी हमारा क्या है कि कोई भी सीए जॉब, प्रैक्टिस और बिजनेस में कभी भी स्वैपिंग कर सकता है। कभी भी आप जॉब में आना चाहो, प्रैक्टिस में जाना चाहो, बिजनेस में जाना चाहो। गवर्नमेंट जॉब्स बहुत सारी होती है, अगर आपको 5-6 साल का एक्सपीरियंस है तो एनजीसी, एनटीपीसी, बहुत सारे, सेबी भी इनफैक्ट बहुत सारी वैकेंसीज आती रहती है जहाँ पे आप काम कर सकते हो। जॉब की अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूँ तो 8 लाख, अगर आपको नॉलेज है, मैं पहली चीज़ बोल रही हूँ नॉलेज है। बहुत सारे लोग पढ़ते ऐसे है ना हमारी फील्ड में, ऐसे पढ़ेंगे आज पढ़ा और डिलीट। अभी तक 12th क्लास तक आप क्या करते आ रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में आप क्या करते आ रहे हो, आपने पढ़ा, एग्जाम दिया, डिलीट, ये काम करोगे तो मैंने, डियर सॉरी टू से, मैंने ऐसे भी सीए देखे हैं जो शायद जिनकी स्टार्टिंग 15,000 रुपये पर मंथ से हो, और मैंने ऐसे भी सीए देखे हैं जिनकी शायद स्टार्टिंग ही 1 लाख रुपीज सैलरी पर मंथ से हो। व्हाट इज डिफरेंस? डिफरेंस आपके नॉलेज में। आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है कि आपने बस एग्जाम पास किया और आप भूल गए। राइट, तो यहाँ पे आपको चीजें याद रखनी है। अभी आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, ये प्रोफेशनल कोर्स याद रखना आपकी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जानते हो ना, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। अब यहाँ के लेसन अगर आप भूल गए तो फिर आप अपनी किस्मत को रोते ही रहोगे हमेशा कि हमारी किस्मत खराब है, हमें तो जॉब नहीं मिल रही, जैसा बहुत सारे लोग होते हैं। तो रीजन क्या है? आपने लर्निंग, आप एक बात बताओ, आप मेरे पास आते हो आर्टिकलशिप के लिए, हमारी फर्म के पास आते हो, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, तो क्या मैं आपको सिखाने के लिए पैसे दूंगी? आप मेरे को एक चीज़ बहुत ईमानदारी से बताइएगा, हमारे यहाँ आर्टिकल्स आते हैं, हमारी फर्म भी है। राइट, तो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, आपको क्वेश्चन हमने इंटरव्यू में पूछा, आपको जीएसटी वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, और आपको मैं एज एन आर्टिकल रखती हूँ, तो आपको सिखाने के लिए मैं पैसे दूंगी? यहाँ पर आपको सिखाने के लिए मैं पैसे जो है नहीं दूंगी। तो दैट इज थिंग कि हाँ, आपको सिखाने के लिए कोई भी पैसे नहीं देता है। आपको आर्टिकलशिप जेन्युइन करनी है। बहुत सारे लोग आर्टिकलशिप जो है डमी करके रखते हैं, तो कभी भी डमी आर्टिकलशिप में मत जाना। प्रैक्टिस में कंसल्टेंसी की आर्ली बेसिस पे फीस होती है। बिजनेस पे डिपेंड करता है आप किस लेवल का बिजनेस कर रहे हैं। कोई रिटायरमेंट एज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमारे प्रोफेशन में कोई रिटायरमेंट एज नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे अपने इंस्टीट्यूट की बहुत ज़्यादा पसंद है, हमारे में कोई भी मतलब कि SC ST ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं है, रिजर्वेशन है ही नहीं हमारी फील्ड में। मैंने बहुत बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, इवन यूजीसी नेट आज की डेट में मैं क्वालिफाइड हूँ, डबल यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, MBA एंड MCOM दोनों के बेसिस पे, राइट, मैनेजमेंट एंड कॉमर्स बेसिस पे। तो मैं जब भी एग्ज़ाम दिए मुझे सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये चढ़ता था रिजर्वेशन वाला।
हमारी फील्ड में कोई रिजर्वेशन नहीं है, हमारी फील्ड में कोई भी रिजर्वेशन नहीं है जिससे आप फ्रस्ट्रेटेड हो, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे जो सीए का प्रोफेशन है वो सिक्योर है, स्टेबल है, इस पर कभी रिसेशन नहीं आता है, अभी भी टाइम स्लो डाउन है, अभी हम लोग अपना टैक्स का वर्क कर रहे हैं, राइट। हमारे पास आज भी फर्म में टैक्स का काम अच्छे से है, जीएसटी का काम भी अच्छे से चल रहा है, तो कोई ऐसा कोरोना आने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, प्रैक्टिस है। इवन एमएसएमई के लिए बहुत सारी फर्म्स भी अभी आज की डेट में जो है बन रही है, और हम लोग घर से बैठ के जो है काम कर रहे हैं, राइट। अभी मैंने पार्टनरशिप फॉर्म अभी बनवाई थी, 2 एलएलपी फॉर्म करवाई, राइट। तो अच्छे से चल रहा है, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हुआ, सैनिटाइजेशन वगैरह का प्रोजेक्ट था, काफ़ी लोग आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस रिसेशन फ्री हमारा जो है करियर रहता है, राइट। कौन कौन से ट्रेड्स मतलब होता है स्किल्स, गुण आपके अंदर कौन कौन से डेवलप हो जाता है, आपका आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा, एनालिटिकल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, इतना मतलब कि आपको जब तक आप में स्किल डेवलप नहीं होगी ना डियर, तब तक ऑब्वियस सी बात है पेपर जर्नली नहीं निकलता। तो आपको काम करना पड़ेगा, एक हार्ड वर्किंग एटीट्यूड जो है वो आपका आ जाएगा, पेशेंस रखना आ जाएगा, बहुत बड़ी बात है पेशेंस, याद रखोगे बेटा, पेशेंस मैंने क्यों बोला अभी, राइट। सेल्फ कॉन्फिडेंस, एम्बिशन, कमिटमेंट, राइट। एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आएगी कि हाँ अगर हम मेहनत करेंगे तो चीज़ें होंगी, करेज, इंटीग्रिटी वाली चीज़ जो है आपके अंदर डेवलप होती है, राइट। तो चलिए आई होप सीए के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन है सीए के बारे में, क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, कोई और डाउट, बहुत सारे लोग आपके माइंड में भर देते हैं, और लोगों को आधी अधूरी नॉलेज होती है, और उस आधी अधूरी नॉलेज में लोग सजेशन भी देने लगते हैं, कुछ किसी ने नेगेटिव का हो, कुछ अगर डाउट हो तो आप लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अब मैं आ रही हूँ कि आपके सीए फाउंडेशन का कोर्स क्या है, इंग्लिश कितने मार्क्स का है, पेपर कैसे आता है, इस पर आ रही हूँ। तो अबाउट सीए कोई डाउट, कोई चीज़? वीडियो पॉज हो गया है, डियर स्टाफ देख रहा है, वो स्टाफ आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। बाकी लोगों को आवाज आ रही है, बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? डियर अप्रॉक्स जो है 3 to 4 मंथ्स जो है लग जाते हैं, कोर्स कंप्लीट होने में 3 to 4 मंथ्स लग जाते हैं। डियर आप पे डिपेंड करता है, आप सीए रेगुलर कॉलेज के साथ भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप पे मेहनत ज़्यादा पड़ जाएगी, राइट। हाँ जी कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के साथ भी कर सकते हैं। डियर डिपेंड करता है आप कितनी जल्दी कर लो, अगर जल्दी से जल्दी आपने कर लिया तो आपका जल्दी से जल्दी कर लिया तो 4 to 5 ईयर्स में आपका ख़त्म हो जाता है, विद ट्रेनिंग पीरियड मैं बोल रही हूँ। हाँ जी पॉसिबल है रेगुलर कॉलेज सीए के साथ, अंशिका पॉसिबल है, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस ऊपर जा रहे हैं। आर्टिकलशिप में ज़्यादा टाइम लगता है, डियर आर्टिकलशिप का टाइम डिफाइन है हमारे सीए के कोर्स में। हाँ जी अगर आपने फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ है तो आप दूसरा अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया, पूजा गोयल का जो क्वेश्चन है, मैम एमसी वेब के साथ कैसा रहेगा, क्लियर नहीं है, व्हाट इज एमसी वेब, बिजनेस फील्ड कैसे फाइंड कर, डियर डिपेंड करता है आपकी स्किल क्या है, स्किल आपकी क्या है इस पे डिपेंड करता है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम क्लियर नहीं कर सकते डियर, आपका अगर आप रात दिन लग जाओगे, आप अगर वही 12th वाले एटीट्यूड में हो, सीबीएसई बोर्ड, अब मैं आपको इंग्लिश के क्लास का बताऊं जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को लगता है अरे ये तो हमें आता है, तो एक लाइन बोल रही हूँ मैं
सीबीएसई बोर्ड में जब तक आप एग्जाम देते थे आपकी कॉपी मार्क्स देने के लिए चेक होती थी, लेकिन सीए में आपकी कॉपी मार्क्स काटने के लिए चेक होगी। आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा। हाँ जी, सीए आप ग्रेजुएशन के साथ कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपकी कॉपी चेक होगी कि ये इस एटीट्यूड के साथ कि आपके मार्क्स कहाँ काटे जा सकते हैं, उनको मौका चाहिए आपके मार्क्स कट जाएंगे। और सीबीएसई एग्जाम में जो कॉपीज चेक होती थी बहुत इजी चेकिंग होती है आपकी, बहुत ज्यादा इजी चेकिंग होती है। वहां पे कॉपीज एटीट्यूड के साथ चेक होती है, बच्चे को मार्क्स कहाँ दिए जा सकते हैं। हाँ जी, फॉर्म आप प्रैक्टिस में तुरंत आ सकते हैं अगर आपको काम आता है, किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। फीस डियर, आपको रजिस्ट्रेशन फीस नहीं भरनी पड़ेगी डियर। फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो आपको बस एग्जामिनेशन फीस भरनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप डियर मेरे को देखना पड़ेगा एग्जैक्ट, मेरे ख्याल से कुछ चेंजेस आए थे तो 2 से 2.5 साल की हो सकती है आर्टिकलशिप। एग्जैक्ट मैं आपको नहीं बोल सकती कि 2 साल की है कि 2.5 साल की है, अभी मुझे याद नहीं है। हमारे टाइम पे तो 2.5 इयर्स की होती थी। बेस्ट कोर्सेज फॉर सीए, बेस्ट कोर्सेज फॉर सीए आप क्या पूछना चाह रहे हैं? हाँ डी सीए अपने आप में सफिशिएंट है। आप अगर और अपना पढ़ना चाहते हो तो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती। मैंने बहुत सारी डिग्री खुद ले रखी है। आपको देखो डियर, काम करना और आपको काम आता है ना, आई एम टेलिंग यू, आपको काम आता है, आप सीए इंटर पास भी हो ना तो भी आप अर्न कर सकते हो। मैं, मेरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीए इंटर पास हो जिनका पैकेज बहुत अच्छा चल रहा है आज की डेट में, काफी अच्छा पैकेज चल रहा है, 15-18 लाख के पैकेज पे अर्न कर रहे हैं। आपको आईटी स्किल अपनी स्ट्रांग करनी चाहिए अगर मैं कहूँ तो, क्योंकि सारा चीज आज की डेट में कंप्यूटर पे होता है। डियर डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आपको देखना पड़ेगा, राइट। आई होप कि सबके क्वेश्चंस हो गए सीए के बारे में। सीए सीएस की प्रैक्टिस टुगेदर नहीं हो सकती है डियर। एक टाइम पे आप एक ही की सीओपी ले सकते हैं। सीओपी मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। डिग्री आपकी सीए सीएस एलएलबी सबकी हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही का सीओपी लेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेंगे। सीए अपने आप में बेस्ट है। सीए के साथ आप अपनी एकेडमिक डिग्री पूरा करना चाहो तो आप कर सकते हो। मैम प्लीज अपनी डिग्री डियर, मैं एमबीए एमकॉम सीए, सीए फाइनल का एक ग्रुप बचा है, सीएस एलएलबी। and I am MCSD qualified also and UGC NET qualified also, means I am assistant professor। हाँ जी, किसी भी बोर्ड वाले मतलब कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हो आप सीए कर सकते हो। आई होप आपके क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब इससे ज़्यादा क्वेश्चंस हो गए तो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछना, मैं आगे बढ़ रही हूँ, राइट। सॉरी टू से, क्योंकि थोड़ा सा एक सेक्शन मुझे कवर करना है, राइट। चलिए, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट्स देख रहे हैं। सब्जेक्ट्स में देखिए आपका प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ अकाउंटिंग, ये वाला पेपर है, राइट। और बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग वाला आपका 100 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से आपका बिजनेस लॉ जो है वो 60 मार्क्स का है, और इंग्लिश जिसे आप बोलते हैं बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, ये आपका जो है 40 मार्क्स का है। मैथमेटिक्स वाला जो पेपर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, अलग अलग मार्क्स है इसके। 100 मार्क्स को 40-20-40 में डिवाइड किया गया है। ये आपका पेपर एमसीक्यू होगा, एमसीक्यू बेस्ड है। सबसे बड़ी बात ये है, जो बिजनेस लॉ और इंग्लिश का पेपर है वो आपका, बिजनेस लॉ और इंग्लिश का जो पेपर है ये आपका सब्जेक्टिव है, राइट। ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, यानी कि आपका राइटिंग में होगा,
राइट और इकोनॉमिक्स वाला पेपर आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में डिवाइडेड है, ये भी आपका एमसीक्यू में है। लेकिन अकाउंट्स का पेपर और बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस का पेपर सब्जेक्टिव है। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बता रही हूँ। अकाउंट्स का जो पेपर है वो सब्जेक्टिव है, न्यूमेरिकल आएगा, राइट बड़े आराम से कर लेते हो, न्यूमेरिकल स्कोर आ जाते हैं, मार्क्स आ जाते हैं। मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल है, मार्क्स आ जाते हैं। इकोनॉमिक्स में भी क्योंकि एमसीक्यू पूछा जाता है, मार्क्स आ जाते हैं। दिक्कत पता है कहाँ आती है? लॉ एंड इंग्लिश में। लॉ एंड इंग्लिश सब्जेक्टिव है और थ्योरेटिकल पेपर है, और लॉ में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आप जो सीबीएसई बोर्ड में इंग्लिश लिखते थे ना, राइट, वो इंग्लिश यहाँ पे नहीं चलेगी। अभी मैं जब आपका इंग्लिश का पेपर स्टार्ट करूंगी, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग का पेपर स्टार्ट करूंगी, देन आपको लगेगा अरे ये चीज तो हम पढ़ चुके हैं, 11th-12th में पढ़ चुके हैं, कई सारे टॉपिक्स है जो आपने 11th-12th में पढ़ चुके हैं, आप बिल्कुल सीरियस नहीं होते हो और यहीं पे आप गलती करते हो। आपको लॉ और इंग्लिश तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आपके चारों पेपर में सबसे कम मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में है। और अगर आप कहीं 40 से नीचे चले गए, क्योंकि आपको हर एक पेपर में कम से कम 40% लाने ही लाने हैं, और एग्रीगेट में यानी चारों पेपर में मिलाकर आपका 50% से ज़्यादा मार्क्स जो है होने चाहिए, 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स होने चाहिए। इन दो में से एक भी क्राइटेरिया आपने फेल किया तो आपका सीए फाउंडेशन नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली बात ये, चारों पेपर में कम से कम 40% मार्क्स चाहिए, और टोटल कम से कम, मतलब 400 का पेपर है तो 200 या उससे ज़्यादा जो है होना चाहिए, कम से कम 200 तो होना ही चाहिए। अगर दोनों में से एक भी, दोनों कंडीशन आपको फुलफिल करनी है, एंड लगा है लॉ के अकॉर्डिंग, मैं कहूँ एंड और लगा है, दोनों कंडीशन कम से कम 40% मार्क्स। मतलब कि अगर ऐसा हो गया कि एग्रीगेट तो 200 से ऊपर जा रहा है, लेकिन एक भी पेपर में 40 से नीचे मार्क्स हो गए, और जिसमें सबसे ज़्यादा चांसेस किसमें होते हैं? बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में। तो सबसे पहली बात ये आपको ध्यान से देखना, आपके लिखने का तरीका होना चाहिए। अगर आपको एक्टिव पैसिव का सेंस ही नहीं है, आप नॉर्मल इंग्लिश लिखते हो, आपको सेंस ही नहीं समझ में आता कि क्या मीनिंग निकल रहा है उसका, क्या जो सेंटेंस लिखा जा रहा है उसका मीनिंग निकल रहा है, मैंने देखा है नहीं आता स्टूडेंट्स को, ठीक है, उनको लगता है कि उनको आता है, लेकिन अभी आप मेरे को लिख के दिखाओगे, मैं ग्रामर में बहुत सारी मिस्टेक्स निकाल दूंगी, राइट। तो बहुत जरूरी है। और लॉ वाले जो टीचर्स होते हैं ना, क्योंकि आपको पता है हम लॉ वाले फील्ड के जो भी लोग होते हैं, आई एम कंपनी सेक्रेटरी, हम ड्राफ्टिंग करते हैं, एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं, उसमें अगर एक भी वर्ड इधर से उधर हुआ तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, राइट। अगर आपने किसी सेंटेंस को सही से नहीं लिखा, उसका कुछ और सेंस निकल रहा है, तो पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो लॉ में आपको राइटिंग की बहुत ज़रूरत है। लॉ का जो टीचर होगा ना, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी, वो नॉर्मल इंग्लिश आप अपनी गलत सलत लिख दो, जैसे सीबीएसई में लिखते हो, तो वैसी इंग्लिश आपकी यहाँ पर नहीं चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्टाफ जो स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है प्लीज चेक करिए। तो अब हमारी बात आती है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है। सबसे पहले कोई मुझे बताएगा कि कम्युनिकेशन का मतलब आप क्या समझते हैं? व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन? मैक्सिमम लोग कहेंगे इंग्लिश बोलना। डियर, केवल इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं होता है। आपको अपनी बात सामने वाले तक कैसे रखनी है, आप गुड लिसनर हो कि नहीं हो, बहुत सारी चीजें आती है कम्युनिकेशन पे। जब एक क्लाइंट आपके पास आता है और आप उसको कंसल्टेंसी दे रहे होते हो, तो आपको क्या क्वेश्चंस पूछने हैं, कब आपको एडवाइस देनी है, आपको गुड लिसनर भी बनना पड़ता है, राइट। वे ऑफ टॉकिंग तो है ही, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप लोग, वे ऑफ टॉकिंग है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। अभी मैं आपसे पूछूं डेटा और इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है? इंटरेक्शन कर रहे हो, बोल रहे हो, स्पीकिंग की बात कर रहे हो, केवल लैंग्वेज इंग्लिश तो आनी चाहिए। अगर आप एमएनसी में काम कर रहे हो, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, और राइट। और अगर एग्रीमेंट जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, आपको पता है कोर्ट और जितना भी हमारा गवर्नमेंट है किस पे चलती है? कागज पे चलती है, पेपर पे चलती है, सब कुछ राइटिंग में होता है,
राइट, तो लोगों को, बिल्कुल सही कह रहे हो, लोगों को अपनी बात समझाना। राइट, अनन्या सही बोल रही है, बोलने की बात तो है ही, यही मैं बताना चाह रही हूँ, सुनने की बात भी है, लिसनिंग। एक बात बताओ, कोई एक बहुत अच्छा सा स्मार्ट सा हैंडसम सा बंदा है, ठीक है, अच्छे सूट में है, उसने बहुत अच्छा पहना हुआ है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, वो आके बोलना शुरू करता है, लैंग्वेज भी उसकी, इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, लेकिन उसने पूरी बात सुनी नहीं और उसे ऐसे ही बोलना शुरू कर दिया, तो क्या कभी काम की बात बोलेगा? नहीं। यानी कि इसको कहते हैं मुंह खोलते ही रायता फैलाना। राइट, मुंह खोलते ही रायता फैलाना, बिल्कुल। मतलब कि क्योंकि उसने ध्यान से बात सुनी नहीं, उसके पहले ही एडवाइस दे दी। तो लिसनिंग स्किल भी हमारे लिए क्या है, बहुत जरूरी है। केवल स्पीकिंग से काम नहीं बनता है, लिसनिंग से भी काम बनता है। राइट, आपको गुड लिसनर भी बनना होगा, तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीए में कम्युनिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता है सबसे ज़्यादा जो रिस्क नहीं है सीए सीएस के प्रोफेशन में, मैं कहूँगी, क्योंकि ऑडिट वगैरह में अगर आपने गलती से अपने ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी गलत लिख दिया, कल की डेट में कुछ और फाइंडिंग्स हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है हम अंदर भी जा सकते हैं। हम सीए प्रोफेशनल के सर पे तलवार भी लटकी रहती है। आपने देखा होगा जितने भी स्कैम होते हैं, जो सीएस है, चाहे सत्यम की बात करूं, सीएस सबसे पहले अंदर जाते हैं। राइट, तो सबसे सेफेस्ट जो हमारे लिए होता है वो होता है हमारे लिए एडवाइजरी। और एडवाइजरी के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, अगर आप चाहते हो आपके एडवाइजरी सर्विसेज चलें, आपके लिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोलना तो आना ही चाहिए, साथ में सुनना भी आना चाहिए, बहुत जरूरी है। ये जब क्लाइंट के साथ बैठोगे ना, तब समझ में आएगा कि आपको क्यों मैं कम्युनिकेशन बोल रही हूँ। क्योंकि बहुत दिन आप गलत कम्युनिकेशन करोगे, सुनोगे नहीं। सपोज किसी ने अपनी प्रॉब्लम बताई, उसने 2 लाइन बोली, अच्छा, जब हम नए नए सीए बने होते हैं ना, तो हमारी नॉलेज एकदम निकलने के लिए बेताब रहती है, बेकरार रहती है। किसी ने प्रॉब्लम बताई, नहीं हमें पता है ना इसका सॉल्यूशन ही होगा, सॉल्यूशन दे दिया, फिर उसने 2 लाइन और बताई, नहीं वो जो मैंने पहले बताया था ना सॉल्यूशन, वो गलत है, अभी इस पे ये आ जाएगा। तो इसका मतलब आप में पेशेंस नहीं है, आप गुड लिसनर नहीं हो। पहले बेटा उसकी बात तो सुन लो ध्यान से, पहले पूरी बात सुन लो, अपने नोट्स बनाओ, उसकी बात सुनने के बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ और क्वेश्चंस आपको उसके पूछने हैं, तो आप वो कुछ और क्वेश्चंस जो है उससे पूछो। उसके बाद जो है आप जो है प्रॉपर जो है उस दिन एडवाइस नहीं दो। आप अगर टाइम लेना चाहते हो तो आप नेक्स्ट डे एडवाइस दो। पहले पूरा उसका लीगल फ्रेमवर्क है वो सारी चीज समझ लो, क्या बोल रहा है। इनकम टैक्स की भी अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, तो पहले हमें पूरा सोचना पड़ता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। तो तुरंत कभी कभी हम एडवाइस नहीं देते, नेक्स्ट डे या कुछ बाद में पहले प्रॉपर अपनी वर्किंग कर लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, सोचते हैं कि क्या बेस्ट हो सकता है, उसके बाद हम एडवाइस देते हैं। एम आई ऑडिबल? ओके, ग्रेट, राइट। तो यहाँ पे वही मैं आपको कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन हमारी एडवाइजरी जो कि सबसे सेफेस्ट है, जहाँ पे हमें कोई डर नहीं होता है कि हमारे ऊपर कोई केस होगा या ऐसे चीज़ें होंगी, सबसे सेफेस्ट है। हमें कम्युनिकेशन स्किल पता होनी चाहिए। तो मैं आपको यही बता रही थी कि पहले आपको सारी चीज़ें क्लाइंट की बहुत ध्यान से सुननी होती है, फिर आप अपना टाइम लीजिए, अपने नोट्स बनाइए, आप पूरा लीगल फ्रेमवर्क देखिए, उसके बाद आप एडवाइस दीजिए। राइट, उसके बाद आपको एडवाइस जो है वो देनी है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो हमारे बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में आपके इतने चैप्टर्स हैं, टोटल 13 चैप्टर्स हैं, आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। टोटल 13 चैप्टर्स है जो हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। राइट, चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। 13 चैप्टर्स हमें जो है इंग्लिश में कवर करने हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग में कवर करने हैं। और बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो है आपका 40 मार्क्स का आएगा लॉ के साथ। राइट, आपका क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 क्वेश्चंस दिए होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होगा। हर एक क्वेश्चन जो है 5 क्वेश्चंस
आपको दिए होंगे, हर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, यानी कि टोटल 50 मार्क्स हुआ, जिसमें से आपको क्वेश्चन 1 जो है वो कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन 1 कंपलसरी रहेगा, और बाकी जो 2 to 5 है, 2 to 5 उसमें से आपको 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है। 3 क्वेश्चंस जो है वो आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो टोटल आपने कितना किया, 3 ये हुआ, और क्वेश्चन 1 जो है आपका 10 मार्क्स का कंपलसरी है। तो टोटल हमारा कितने मार्क्स के हो गए, टोटल पार्ट 40 मार्क्स का जो है 10 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में करने हैं। अब सबसे पहले बात मैं बता दूं, क्वेश्चन 1 में जो कंपलसरी है, कंपलसरी क्वेश्चन जो है उसमें आपका ABC पार्ट करके आता है, राइट। जनरली ए पार्ट में जो आपका आएगा कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, अनसीन पैसेज, राइट, जिस पे बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। समटाइम्स ये ऑब्जेक्टिव आते हैं, समटाइम्स सब्जेक्टिव भी आते, मतलब कि आपको ऑप्शंस नहीं दिए होंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ के, पैसेज जो पढ़ के डायरेक्ट उनका जो है आंसर लिखना होगा। तो ए रहता है। बी में आपको, जैसे ये चैप्टर आपने देखा, ये चैप्टर्स आप देख रहे हो, तो बी में कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी वाले पार्ट में आपका ये आता है कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, राइट। अब जो 5 मार्क्स का आपका कॉम्प्रिहेंशन ये आ गया, 5 मार्क्स का आपका 10 मार्क्स का है, ए पार्ट में कॉम्प्रिहेंशन 5 मार्क्स का हो गया। अब इसके बी पार्ट में आपका प्रेसी राइटिंग भी आ सकता है, राइट। अगर हम बात करें, प्रेसी राइटिंग भी आ सकता है, या और कोई टॉपिक भी आ सकता है, प्रेसी राइटिंग के अलावा भी और कोई टॉपिक जो है यहाँ पर आ सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रेसी राइटिंग ही आए, प्रेसी राइटिंग या नोट मेकिंग, दोनों में से कुछ भी आ सकता है बी पार्ट में 5 मार्क्स का, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका जो है कंपलसरी रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा, 2 या क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, इनमें से हमें 3 क्वेश्चंस उठाने, कोई भी 3 क्वेश्चंस उठाने। इन सब में A, B, C, D करके बटा रहेगा, मतलब 10 मार्क्स A, B, C, D पार्ट्स में बटे रहेंगे। तो अब डिपेंड ये करता है, जनरली मैं अगर इसमें कहूँ तो देखो ऐसे आता है, ये जो A वाला फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन होता है जनरली हर एक 1 मार्क या 2 मार्क्स का होता है, और ये आता है आपके फर्स्ट चैप्टर से, ये आता है आपका फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर आपका कौन सा है, फर्स्ट चैप्टर है आपका कम्युनिकेशन, थ्योरेटिकल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, राइट। तो यहाँ पे थ्योरेटिकल फर्स्ट चैप्टर कम्युनिकेशन से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। ऐसे ही जो बी वाला पार्ट है ये आपका ग्रामर, ये बी वाला, चारों में बी वाला जो है वो आपका सेकंड चैप्टर से जनरली आता है। सेकंड चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर आप बोलोगे, क्योंकि वोकैब आएगा और ग्रामर आएगा, यानी कि ये आपका ग्रामर का चैप्टर है, सेंटेंस टाइप्स और वोकैबलरी। तो सेकंड और थर्ड चैप्टर से रहता है, डिपेंड करता है कि किस क्वेश्चन का बी पार्ट हमें आता है। जिसका भी आता है उसको हम जो है सेलेक्ट, जो है जिसका भी आता है उस वाले क्वेश्चन को हम जो है सेलेक्ट करेंगे, राइट। सी और डी में कुछ भी आ सकता है, बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें सी और डी में कुछ भी आ सकता है, जिसमें आपका लेटर राइटिंग है, मीटिंग के मिनट्स ड्राफ्ट करने हैं, आर्टिकल राइटिंग है, राइट। तो बाकी जो चैप्टर्स हैं वो आपके सी और डी में आते हैं। तो ये ओवरऑल एक पेपर का आपका पैटर्न रहता है। आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। इसके बाद कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप स्क्रीन पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम अपना चैप्टर नंबर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको क्लास जो है समझ में आई होगी। एनी क्वेश्चंस?